क्रिटिकल एंगल ही क्यों? हाँ देखो, क्रिटिकल वर्ड यूज़ ही होता है जब बहुत खतरनाक काम हो, है ना। जैसे मान लो कि आपका कोई मित्र बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, दैट मीन्स कुछ भी हो सकता है वो लड्डू खिलवा दे, हो सकता है बच जाए, है ना। कुछ भी पॉसिबल है, क्रिटिकल का मतलब यही होता है। तो वही चीज़ यहाँ भी नोटिस करो, क्रिटिकल कुछ भी हो सकता है। अगर एंगल थोड़ा सा भी कम तो क्या, रिफ्रैक्शन, थोड़ा सा भी बढ़ गया तो रिफ्लेक्शन, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया था क्रिटिकल एंगल। कुछ बच्चों को याद भी होगा, वैसे याद करने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी बता देता हूँ। ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है? कितना होता है ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल? नाला को तुम लोग के बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 10th क्लास में। हाँ वेरी गुड, यही तो बच गया था अब सुनना। कई जगह 41 डिग्री मिलेगा देखने को, कई जगह 42 डिग्री मिलेगा, याद मत रखो, बट थोड़ा सा एक दिमाग में आइडिया रख लो इसके लिए। यानी कि बेटा अगर 42 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे आपने भेज दिया लाइट रे, सेम मीडियम पे वापस आ जाएगी। यही कहानी होती है ग्लास की, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है पढ़ने के लिए। फिलहाल अगर मैं निकालना चाहूँ तो रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं अपन। जैसे मान लो इसके लिए निकाल देता हूँ, इसको मीडियम 1 बोल दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसको μ2। तो क्या मैं बोल सकता हूँ μ1 साइन IC, मैं इस वाले कहानी के लिए लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू μ2 साइन 90, हाँ या ना। और बेटा साइन 90 कितना होता है? 1। तो दैट मीन्स μ1 साइन IC इज इक्वल टू μ2। और देखो बाहर वाला मीडियम कैसा था? रेयर। एक काम करें, लेट मीडियम 2 इज एयर या वैक्यूम, मान ले ऐसा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? 1। तो यानी किसी का भी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, तो μ1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC लिख सकते हैं, हाँ या ना। और अब ज़रा सोच के बताओ, अच्छा साइन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, ये पता होगा आपको, 1 से बड़ी कभी भी नहीं होती। दैट मीन्स म्यू किसी भी मीडियम का 1 से ज़्यादा ही आएगा, पहली बात क्लियर। दूसरी बात, ये वो एक्चुअल मेथड था जिससे किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया। ये वो एक्चुअल मेथड था जिससे किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया। हमने सबसे पहले क्रिटिकल एंगल ढूंढा एंड देन आफ्टर फाइंड कर दिया। क्लियर हुआ? समझ आई ये कहानी? वापस चलें प्रिज्म पे। चल, अब प्रिज्म के बारे में बहुत कुछ मैं पहले बता चुका हूँ, तो आगे बढ़ते हुए मैं डायरेक्ट एक प्रिज्म बनाता हूँ और इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट करवाता हूँ। कोई भी एक कलर पकड़ लिया मैंने, अब देखो यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली में। सबसे पहले नॉर्मल लाइन बनाते हैं और नोटिस करते हैं। बाहर से लाइट रे आ रही थी बेटा, तो नॉर्मल के अलोंग परपेंडिकुलर होती, अरे यार इसको मूव करवा दे बस, मन में नहीं है क्या? पंगा वो भी मुझसे। अब ठीक है ना परपेंडिकुलर? रुक जाओ बनाते हैं, आज बना के मानूंगा मैं। तो बच्चों ये एक नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो ज़रा सोचो, रेयर से एक लाइट रे डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, क्या होगा?
टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। तो यहाँ पर भी तो ऐसा ही कुछ हुआ एक्चुअली में। देखो ये एंगल आई था इंसिडेंस एंगल जिससे लाइट रे गई, और यहाँ पर कहीं पे बेंड करी लाइट, तो इसको R1 बोल दे। नॉर्मल से ही तो बेंडिंग निकालोगे, ठीक है। फिर लाइट रे वापस से मीडियम छोड़ के बाहर जा रही है, तो इस बार क्या होगा? बोलो। नॉर्मल के अबाउट फिर से बेंड करेगी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेट अस से ये एंगल R2, तो ये कितना हो जाएगा? इसको E नाम देते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस, जिस पे लाइट बाहर गई। क्लियर? अच्छा, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट कौन से पाथ पे जाती? कुछ ऐसे जाती। और प्रिज्म के होने की वजह से लाइट कैसे गई? ऐसे, इतना बेंड हो गई। तो ये बेंडिंग कहलाती है एंगल ऑफ डेविएशन, डिनोटेड बाय डेल। क्या ये? एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? यहां तक कहानी क्लियर? अगर अच्छा, इस एंगल को कहा जाता है, ऊपर जो एंगल है बच्चों, इस एंगल का एक नाम होता है एंगल ए, विच इज नोन एज प्रिज्म एंगल। क्लियर? अच्छा, एक चीज और बताऊं, अगर ये एंगल आई की वैल्यू ए से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, या ए के बराबर हो जाए तो क्या होगा? चलो पहले ये डायग्राम बनाओ, तब तक सोचो फिर आंसर दो। मुझे पूरा विश्वास है रिंजे आंसर देगा इसका। लाइट रे बाहर ही नहीं जाएगी। चलो बन गया यहाँ तक। अच्छा, प्रिज्म बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने जो बताया इसी टाइप का होता है। प्रिज्म बहुत टाइप के होते हैं। कई प्रिज्म ऐसे होते हैं जिसमें एंगल ए क्या होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो वो वाले केसेस आपने क्लास 10th में देखे हुए हैं कि लाइट रे गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके बाहर निकल गई। वो सब फालतू केसेस बताऊँ? अच्छा, 90 डिग्री का प्रिज्म बनाओ, लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई, निकल गई,
इस टाइप के केसेस इसमें होते हैं, चाहो तो बना सकता हूँ, तो छोड़ो। चलो, तो अब एक एक करके अपन आगे बढ़ते हैं। ये प्रिज्म का मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, अब इसके डेरिवेशंस वगैरह चलेंगे, और पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखते हुए चलते हैं। तो पहला लिखो, एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल, ये टर्म्स हैं इसके, मैं सारे टर्म्स बताते चल रहा हूँ, फिर कंडीशंस बताऊंगा। ठीक है, तो बेटा एंगल ए इज नोन एज प्रिज्म एंगल, और इसकी वैल्यूज़ वगैरह क्या होती है ये अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसी में एंगल ए इज नोन एज प्रिज्म एंगल, और इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। कुछ छोटे छोटे नाम दे दूँ यहाँ पर, ज्योमेट्री लगा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। चलो आप ये देखो, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ बी, इस पॉइंट को नाम देता हूँ सी, इस वाले पॉइंट को ये मेरा ओ है। तो क्या बच्चों आप सबको क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी दिखाई दे रहा है? ए बी ओ सी के सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री, 360 होगा। चलो, तो सारे एंगल्स का सम करते हैं। पहला एंगल देखो, एंगल ए प्लस दूसरा एंगल कितना है? 90। ये नॉर्मल लाइन है ना, येलो वाली बी ओ नॉर्मल लाइन है ए पे, तो परपेंडिकुलर होगा, तो 90 प्लस एंगल ओ प्लस दूसरा देखो 90 इज इक्वल टू क्या? 360। ये सब कटपिट गए, तो फाइनली बचा एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो ये पहली बात क्लियर। अब ज़रा ये वाला ट्राइंगल देखो, तो क्या एंगल ओ निकाल सकते हैं हम? कैसे? अगर मैं इस ट्राइंगल को देखता हूँ तो बच्चे मेरे पास निकल के आता है, आई गेस एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही आएगा। तो अगर मैं यहाँ से एंगल O निकालूँ तो कितना आएगा? 180 माइनस R1 प्लस R2, चिपका दें इसमें। तो देखो एंगल A प्लस 180 माइनस एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल टू 180। 180 से 180 गुजर गया, एंगल A इज इक्वल टू कितना निकल के आया? R1 प्लस R2। इसको डायरेक्ट याद रखना, प्रिज्म एंगल सीधा सीधा क्या होता है? R1 प्लस R2। ठीक है, ये हमेशा वैलिड रहेगा आपका, R1 प्लस R2। नोट करो इसे प्रिज्म एंगल में। क्या डेफिनेशन वगैरह लिखवाऊँ इसकी? दो प्लेन सरफेस के बीच में, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल एंगल ए होता है। ठीक है, फर्जी चीज़ें। डन, लिख लिया। अब अगला लिखो एंगल ऑफ डेविएशन डेल।
तो ये एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालें? मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा ना, पहले लाइन्स एंड एंगल्स लगाना पड़ेगा, फिर निकालेंगे। चलो देख लो ये भी। यार विराज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुमने ये चैप्टर मुझसे भी पढ़ रखा है ना? ये तो निकाल लोगे। चलो तो बेटा इस बार डेल निकालना है। अब ये कैसे निकालें? तो मुझे कहीं से थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बच्चे कि ये वाला एंगल पूरा आई के बराबर होता। हाँ या ना? क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसी तरीके से ये वाला एंगल क्या होता? ई के बराबर। तो मैं अगर सिर्फ ऊपर का एंगल निकालना चाहूँ तो ये वाला एंगल कितना होता? ई माइनस आर टू। और ये वाला एंगल पक्का? तो मैं ये ट्राइंगल बाहर बना रहा हूँ। कुछ ऐसा ट्राइंगल बन रहा है जिसका ये वाला एंगल है आई माइनस आर वन, और ये वाला ट्राइंगल है ई माइनस आर टू, ये वाला एंगल सॉरी। और मुझे ये वाला एंगल निकालना है। इस वाले एंगल को 2 मिनट के लिए एक्स बोल दूँ तो डेल इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस एक्स। हाँ या ना? लीनियर पेयर। मानते हो इस बात को? ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम बोलना। आई माइनस आल वन प्लस ई माइनस आल टू इज प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो बच्चों यहाँ से मैं x को उधर भेज देता हूँ। तो आई प्लस ई माइनस आल वन प्लस आल टू इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। जरा पहचानो 180 माइनस एक्स कुछ होता है क्या? क्या? अरे वाह, कमाल हो गया, डेल होता है ये। तो क्या मैं लिख सकता हूँ डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस एंगल ए। क्यों? एंगल इज इक्वल टू अभी अभी निकाला था अपन ने, क्या होता है? आर वन प्लस आर टू। तो डेल के लिए डायरेक्ट सिचुएशन बन गई आपके सामने, आई प्लस ई माइनस एंगल है। पक्का डिराइव कर दोगे तुम? पक्का डिराइव कर दोगे फिर? प्रिज्म का फॉर्मूला ना ना, मुझे तो आता ही नहीं। अब तो तुम फंस गए। क्यों बेटा? पीछे उधर फिर उस वाली सीट पे बैठना पड़ेगा, कोने कोने में। कहाँ? फिर तुम लोग इनसे बातें करोगे? अच्छा, ऋषभ के बगल में बैठ जाओ। और नहीं तो विराज को आगे बैठा लेता, तुम उसकी जगह बैठते, ज़्यादा सही रहता। चलो डन, इजी। तो अब आगे चलते हैं, कुछ कंडीशंस देखेंगे। अब ये तो कुछ इसके टर्म्स थे, अब कंडीशन पे चलते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस, है ना? कंडीशन पहले लिखो, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। ये क्या होता है? हाँ दोस्त, शिकार शिकार पकड़ते हैं। ग्रेजिंग, GRAZING। जी फॉर बकरी, आर फॉर मैं। जी से बकरी नहीं होती। ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स। नहीं, आर फॉर मैं, मैंने मेरा नाम लिया था। अच्छा, क्यों हमारे MHD को क्यों भूल गए यार? अच्छा,
चलो, ग्रेजिंग क्या होता है ये? हाँ, नहीं पता? चलो तो आज से दिमाग में बैठा लेना, व्हेन एंगल ई बिकम्स 90 डिग्री, ये याद है? आर नहीं, ई इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू, यहाँ पर अपन बोलेंगे ई इज इक्वल टू, तो व्हेन ई इज इक्वल टू 90 डिग्री इज नोन एज ग्रेजिंग इमरजेंस। हो गया, कहानी खत्म हो गई अब तो गए काम से तो, अब इसकी कोई खास वैल्यू है नहीं। चलो तो इस सिचुएशन के लिए क्या आप लोग मुझे एंगल आई की वैल्यू निकाल के बता सकते हो ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए? अब मैंने आपको डेल भी बताया है, ए भी बताया, निकाल के देखो, देखते हैं। शिकार, चलो ट्राई, जरा सोच के देखना इसमें, अगर ये ग्रेजिंग इमरजेंस होगा तो एंगल R2 कितना होगा? क्रिटिकल एंगल, तभी तो हुआ ग्रेजिंग इमरजेंस, मतलब R2 मस्ट बी अ क्रिटिकल एंगल, तो उसकी जगह C लिख लो एक मिनट के लिए, IC, या C लिख लो सिर्फ R2 की जगह, और एंगल A इज R1 प्लस R2। तो क्या आप R1 की वैल्यू निकाल सकते हो यहां से? तो निकालो। एंगल आई निकाल के बता दो मुझे तो बस, एंगल आई निकालना तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ए के टर्म्स में, एंगल ए के टर्म्स में। पूरा समय लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मानसी ने कुछ मैसेज किया, पढ़ना क्या लिखा हुआ है? अच्छा, उस टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके, और उससे ऊपर भी कुछ लिखा है? अच्छा, डेंसर से रेयर, ओके, गुड। तारा सिंह आज भी क्लास छोड़ के भाग गई। कुछ भी पार्टी करवा दे रहे हो तुम्हें। तो मेरे एक मित्र हैं, वो ज़्यादा मतलब बेचारे पढ़ाकू टाइप के हैं, तो उनके खास दोस्त के घर में हादसा हो गया। खास दोस्त के घर में हादसा हो गया, तो उनको पता नहीं कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। उसने बताया ऐसा ऐसा हो गया। अरे यार, बड़ी दुख की बात है। अच्छा ये बताओ फंक्शन कब का है? उससे वो खास दोस्त था, वो जानता था कि चलो इसमें थोड़ा सा दिमाग कम है।
फंक्शन कब का है? चलो तो मैं सॉल्व करूं। चलो हिंट दूं। आज मेरे पास टाइम ही टाइम, मैंने बोला ना आज मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाना, तो बस टाइम ही टाइम, हिंट दे रहा हूँ। चलो ये तो हटा दो, ये सारी कहानी, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस संडे? किसी को घर की सफाई वफाई तो नहीं करनी? नेक्स्ट डे से नवरात्रि है। डांडिया खेलोगे? चलो मैं थोड़ी देर बाद बोलूँगा। तुम लोगों को लगता है सिर्फ तुम लोगों को रोस्टिंग आती है, गलत है। ज़रूरत है रोस्टिंग की, ज़रूरत है थोड़ी बहुत। तुम्हारी क्लास में कभी की है कि मैंने रोस्टिंग? अरे तो उसको कोई रोस्टिंग थोड़ी कहते हैं यार। तुम लोग की क्लास में तो कहाँ करा है मैंने। नहीं, ये लोग सीरियस थे थोड़ा पढ़ने में, इनकी क्लास जो थी ना वो पढ़ने में सीरियस थी, तो इनके क्लास की मैं रोस्टिंग ज़्यादा नहीं करता था, कम करता था। नहीं नहीं नहीं, अरे जिस हिसाब की रोस्टिंग मैं करता हूँ उस हिसाब की कर दी थी तो फिर तो रो देते तुम लोग यार। समृद्धि की करता था मैं रोस्टिंग थोड़ी बहुत। उसने 11th वापस कर ली थी। उस टाइम पे ना, हाँ उस टाइम पे ज़्यादा करता था मैं रोस्टिंग, अब तो नहीं करता। क्या? तो उससे क्या है मतलब? अच्छा, जिंदगी ने मेरे साथ रोस्टिंग कर दिया सा बदला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। डोमिनेंस बेटा मैं कभी करता भी नहीं, तुम लोगों पे कहाँ किसी पे डोमिनेंस मैंने दिखाया कभी? पर डाला मैंने कभी किसी पे दबाव? उसका तो ढोल बजा दिया था मैंने। इसके लिए मैंने दोनों हाथ में स्केल, नहीं एक हाथ में वो लकड़ी का स्केल था बड़ा वाला, और एक हाथ में छोटा स्केल। लकड़ी का स्केल तो तोड़ दिया इसके ऊपर मैंने, और दूसरी स्केल से जो पड़ा था, मैं ढोल बजाया था इसका मैंने, और दूसरी स्केल से इसके बेचारे घड़ी टूट गई थी, जो घड़ी इस बेचारे ने किसी दूसरे से उधार मांग के पहनी थी। दूसरा बेचारा आज तक इसको सुना रहा है उस चीज़ के लिए, और आगे तो पता नहीं कब तक सुनेगा ये। ठीक है इतनी रोस्टिंग बेटा, और ज़रूरत है? काफ़ी है ना? चलो तो बच्चा यहाँ पर देखो, अगर लाइट रे E इज इक्वल टू 90 डिग्री पर निकल रही है, दैट मीन्स R2 मस्ट बी अ क्रिटिकल एंगल। C नाम दे दूं, R2 क्रिटिकल एंगल रहेगा। और मैं जानता हूं एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, दैट मीन्स इट विल बिकम R1 प्लस C, और मुझे निकालना है R1, तो R1 इज इक्वल टू A माइनस C। कोई दिक्कत? अच्छा, एक दूसरी बात और मुझे थोड़ी सी याद आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने TIR में कुछ बताया था आप लोगों को क्रिटिकल एंगल के केस में। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, देखो ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम म्यू इनटू साइन सी, सी मतलब R2 की बात कर रहा हूँ इधर फिलहाल, है ना, और इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले मीडियम का एयर है 1, और एंगल कितना है 90, साइन 90 ये भी 1, दैट मीन्स कैन आई राइट म्यू इज इक्वल टू साइन, सॉरी 1 अपॉन साइन सी। किसी कोई तकलीफ हो तो प्लीज़ अभी बोल दे। पहली बात क्लियर, इक्वेशन 1। अब इधर आते हैं इस तरफ। इस तरफ मैंने बोला एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और अंदर वाला एंगल कितना है बच्चों, साइन R1। R1 की जगह क्या मैं A माइनस सी लिख सकता हूँ? किसी को बुरा लग रहा हो तो अभी बोल देना, ओके? कोई नहीं है ना बुरा मानने वाला? अगर मैं इसे सॉल्व करूं बच्चों, तो देखो साइन आई
इज इक्वल टू म्यू साइन सी माइनस डी या एक्स माइनस वाई, आप सबको याद होगा साइन ए कॉस सी माइनस कॉस सी, देखो ए ही लिखा है बेटा, रिफ्रैक्शन, ठीक है, कॉस ए साइन सी। कोई दिक्कत? थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करो, क्या आप लोग साइन सी को जानते हो पहले से? एक मिनट, मैं तो हिंट देने वाला था ना, मैं सॉल्व क्यों कर रहा हूँ? तो साइन आई इज इक्वल टू, सॉल्व भी कर देता हूँ, म्यू साइन ए कॉस सी कैन बी रिटन एज रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर सी माइनस कॉस ए 1 अपॉन म्यू। साइन सी को लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू, यहाँ पर भी 1 अपॉन म्यू का स्क्वायर आता, तो इसमें 1 अपॉन म्यू बाहर आएगा, देखो म्यू इंटू, इसको अगर सॉल्व करो एक बार के लिए तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू होता, म्यू स्क्वायर, रूट से म्यू निकलता, दोनों में से म्यू बाहर आके बाहर वाले म्यू को उड़ा देता। मेरे को पता दिमाग में आ ही नहीं रहा तुम लोग, मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। साइन ए रूट ऑफ 1 माइनस म्यू स्क्वायर, हाँ मैंने लिखा नहीं, उससे पहले धमकी दे रहे हो। म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू हो जाता, नीचे म्यू स्क्वायर होता, रूट लगा हटा दिया, माइनस कॉसे अपॉन म्यू, देखो दोनों में से म्यू म्यू बाहर आके इस वाले म्यू को उड़ा देगा, तो ये मेरे पास रिजल्ट बचा। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूँ। मैंने क्या पूछा था, एंगल आई निकालना था मुझे, एंगल आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ए रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस ए। ये बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया एंगल ऑफ ग्रेजिंग इन प्रिज्म के लिए। देखो बेटा म्यू स्क्वायर ही है, ठीक है, क्लियर, इजी। अच्छा छापना है, और बेटा जिगली तुमसे ज़्यादा मैंने रोस्टिंग तो उसकी की है, मिनियन की, क्योंकि वो बोलता नहीं था। हाँ तुम्हारी क्लास में तो कई बच्चों को करी है रोस्टिंग, ऐसा तो एक तौशित का भी शिकार नहीं हुआ क्योंकि शांत रहता था, और तो किसका ही किया मैंने, विहान भी चुप रहता था, तो क्लास में नहीं बोलता था वो।
बाहर ना, तो बाहर के लिए तो मैंने मना ही नहीं किया। नहीं, पकड़ में भी आता तो मैंने कभी डांटा थोड़ी फिर। उस बच्चे का ये हाल था कि उससे मैं पूछ लूँ पावर क्या होता है तो उसको इसका फॉर्मूला नहीं पता, उससे फोर्स पूछ लूँ इसका भी नहीं पता। और मुझे आके बोलता था कि सिंगेज के मैंने सर 50 क्वेश्चन तो कर लिए। मैंने फिर मैं भी, पता ही है, शक्ल देख के पता होता कौन क्या कर रहा है। वेरी गुड बेटा, एक काम करो 55 तक कर लेना आज। तो नेक्स्ट आके बोलता सर हो गया, मैंने हाँ हो गया। मैं पूछता भी नहीं था कि पूछता, फ़ायदा ही नहीं था कोई। अब जब तुम झूठ बोलोगे तो फिर क्या फ़ायदा। हाँ, पर उसकी रोस्टिंग जब भी मैंने की है तो उसको कभी आइडिया नहीं लगा कि मैंने उसकी रोस्टिंग की है। हाँ, और तुम लोग रोस्टिंग करते थे इस चक्कर में उसने मुझे मैसेज किया था। बताए। करना। चलो आगे बढ़ते हैं, बट हाँ फिर भी उसका रिजल्ट काफ़ी सही आया, काफ़ी सही रिजल्ट था उसका। चलो अगला लिखो बच्चों, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन। ये हो गया ना सबका? विराज भैया का रह रहा है शायद। अगला क्वेश्चन तुम्हें करना बोर्ड पे। कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन। और बेटा इसके लिए मैं सिचुएशन तो बता रहा हूँ आपको क्या होती है। तो इसकी सिचुएशन होती है व्हेन एंगल आई बिकम 90 डिग्री। अगर एंगल आई 90 डिग्री हो तो मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या एंगल ऑफ इमरजेंस का फॉर्मूला बना सकते हो आप लोग? सेम मेथड से करो ट्राई, मज़ा आएगा। हाँ मैडम, रेडी?
आवाज़ आ रही है बच्चों मेरी? अब आ गई। कब से गई हुई थी मेरी आवाज़ मानसी? ये भी मतलब नहीं समझ, मैं समझा रहा था, ये नहीं सुन पा रहे थे आप लोग? चलो, तो इसको साइन ई के बराबर लिख सकते हैं म्यू। R2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ए माइनस R1 इज इक्वल टू साइन ई। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। म्यू बेटा साइन ए माइनस R1 सॉल्व करता हूँ, मुझे तो आता नहीं है, देखो तुम लोगों को आता हो तो। साइन ए कॉस R1 माइनस कॉस ए साइन R1 इज इक्वल टू साइन ई। ज़रा पहचानो साइन R1 क्या होता है? साइन R1 अपन ऊपर निकाला है, 1/म्यू के बराबर होता है, चिपका देते हैं। 1/म्यू के बराबर होता है, रख देते हैं। तो म्यू इंटू साइन ए, इसे क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ 1 म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस कॉस ए को लिख सकते हैं 1/म्यू। देखो ये म्यू और ये म्यू कट गया, क्या वही फॉर्मूला नहीं आ गया? तो कहाँ से आपका म्यू आ रहा था उधर? कहाँ पर? बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, बाहर एंगल आई 90 डिग्री बोला था मैंने, तो जिसका एंगल उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर एयर और उसी का एंगल, तो 1 इंटू साइन 90, जिसका एंगल उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। R1 और अंदर मीडियम कैसा है? म्यू, तो R साइन R1 इंटू म्यू, और सेम इधर करना था। ठीक है, अब क्लियर हुआ? तो सेम डेरिवेशन बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इन प्रिज्म। ठीक है, अगला लिखें, आगे चलें। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। अच्छा छाप रहे हो क्या? सेम डेरिवेशन तो छाप लेना, आई की जगह ई कर देना, ई की जगह आई कर देना, खत्म। रेस लगा रहे थे। मैं तो अभी बोला था करने के लिए। तब तुम सॉल्व कर रहे थे, झूठ बोल रहा है। देखो सब बच्चे बता रहे झूठ बोल, करा था ना इसने पहले से, कर लिया था। अभी कल ही पेज फाड़ा तुम्हारा, आज भी कॉपी लेके नहीं आया तुम, आज भी कॉपी लेके नहीं आया सर। वो बुलाना भूल गया सर। क्या कहते हैं? ये मेरे हिसाब से शायद 150 100 ऐसे आसपास, ज़्यादा नहीं। हाँ रिचार्जेबल सेल होता है ना, तो निकल कैडमियम है ना ये। हाँ अब इसके बाद अब एल्यूमिनियम सेल आने वाले हैं। हाँ वो लिथियम आयन बैटरी से भी ज़्यादा। क्या? लेकिन अब एल्यूमिनियम आ रहा है ना, वो लिथियम से ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा पर लिथियम हम क्यों यूज़ करते हैं ये मालूम है तुम लोगों को? क्योंकि अगर लिथियम यूज़ नहीं करते तो तुम फ़ोन चलाते और पीछे लेड एसीटेट इतनी बड़ी बैटरी टांग के घूम रहे होते पीठ पे, और फिर फ़ोन चलाते। ठीक है, इतना ज़्यादा देखो, इस टेबल में लिखवा सरकाना मगल मंजन कर्फिकोनेशन याद किया है? तो पहला क्या है वो? Li, सबसे पहले लो आता है लिथियम। बट कुछ मिरेकल शायद हुआ है, आज ही देख रहा था न्यूज़, देखूंगा भी क्या है। तो अब शायद फ्यूचर अपना एल्यूमिनियम आयन बैटरी आएगी, और पता नहीं भारत में कब जाके वो निकल आयन बैटरी आएगी, उसका वेट कर रहे हैं। निकल आयन बैटरी के बारे में जानते हो? एक बार चार्ज कर दो 66 ईयर्स तक कंप्लीट चार्ज है वो।
वो 60 ऑलमोस्ट 66 ईयर्स तक वो चार्ज रहने वाले हैं। हाँ, मैंने देखा था इसको आगे आते हुए, क्या कर रहे थे? अच्छा चलो बकवास नहीं। तो जो निकल की बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो एक रेडियो एक्टिव बैटरी है, और उसे पता है किसने बनाया? चाइना ने बना लिया। और सोचो आप, अगर वो बैटरी आ गया तो आपका फ़ोन 66 ईयर नहीं चलेगा, लेकिन वो चलेगा। चार्ज करना ही नहीं पड़ेगा कभी आपको। आपकी गाड़ी खरीद के ले आओ, ओला बैटरी, एक बार आपने चार्ज करा हुआ खरीदा, सोचो ऐसी गाड़ी जिसमें कभी आपको फ्यूल ही ना डलवाना पड़े, क्या फ्यूचर है उसका। कभी भी जाना है, कहीं भी जाना है, चल दो। फिर तो ट्रेन जो चल रहे हैं ना, ये भी बैटरी से चलने वाले चालू हो जाएंगे, रेलवे भी। पर वो डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी बाहर कहीं लीक ही नहीं करेगा। अच्छा, भारत ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है, अगर आप लोगों को पता हो तो। जैसे बिजली यूरेनियम से बनती है ना, वैसे भारत ने फ़िलहाल रिसर्च की थोरियम पे, और सक्सेसफुली बना लिया थोरियम पे। और गज़ब की बात यह है कि उसमें थोरियम का लॉस भी नेग्लेजिबल है, ना के बराबर। और उससे भी गज़ब की बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में जितना थोरियम रिजर्व है, उसका 25% से ज़्यादा भारत में है। 25% है, 75, आई गेस 75%, 75% के आसपास भारत में है। तो हमारे लिए आने वाले 1-2 लाख साल के लिए फ्यूल आ गया, आगे हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो बिजली का बिल फ्री भी कर सकती है हम लोगों के लिए, चाहे तो। हाँ, वो चाहेगी नहीं, बट हाँ चाहे तो कर सकती है, बिकॉज कॉस्ट आएगी नहीं गवर्नमेंट के कुछ। व्हाट अ गेम, बहुत अच्छा गेम चल रहा था। अच्छा, नेक्स्ट लिखे अपन कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन इज एंग चलो, तो कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, ये होती है। अब सेम तरीके से आप लोग फॉर्मूला डिराइव करोगे और मुझे निकाल के बताओगे, क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू म्यू, म्यू निकाल के बताओगे, ठीक है? और मैं ये चेक करूंगा, हाँ तो याद होना भी चाहिए, इसका जो रिजल्ट आएगा वो याद होना चाहिए, ठीक है? चलो ट्राई टू सॉल्व। अच्छा, आप लोगों के पास बहुत टाइम है इसको सॉल्व करने के लिए, आप चाहो तो घर से भी करके आ सकते हो नेक्स्ट